नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा टॉपिक चल रहा था राजनीतिक सिद्धांत। इसमें हमने कुछ उपागम पढ़े जिसमें हमने पढ़ा ऐतिहासिक उपागम किसे कहते हैं। ऐतिहासिक उपागम किसे कहते हैं, इसमें हमने देखा कि इस उपागम में हम किसी राजनीतिक संस्था या घटना का अध्ययन अतीत या इतिहास के आधार पर करते हैं। इसमें हम राजनीतिक संस्था या घटना का अध्ययन अतीत या इतिहास के आधार पर करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था उपागम, जिसमें पहला उपागम था ऐतिहासिक उपागम। इसमें हम ऐसी राजनीतिक संस्था या घटना का अध्ययन करते हैं जो अतीत या इतिहास पर आधारित हो। इस आधार पर देखेंगे तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसको हम देखेंगे तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनानी चाहिए या अध्यक्षीय शासन प्रणाली अपनानी चाहिए। इसका हम अतीत या इतिहास के आधार पर अध्ययन करें तो पता चलता है कि यहाँ भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था और ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली थी। तो हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली अपनाई, अर्थात अतीत या इतिहास के आधार पर हमने संसदीय शासन प्रणाली अपनाई। ये तो था ऐतिहासिक उपागम। इसको मानने वाले या इस उपागम का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे? इस उपागम को मानने वाले विद्वान अरस्तु, मैकियावेली, फ्रीमेन और मॉन्टेस्क्यू। ये कुछ विद्वान हैं जो ऐतिहासिक उपागम को अपनाया। अरस्तु, मैकियावेली, फ्रीमेन और मॉन्टेस्क्यू। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक उपागम का समर्थन अरस्तु, मैकियावेली, फ्रीमेन और मॉन्टेस्क्यू ने किया। और ऐतिहासिक उपागम का जनक सेबाइन को माना जाता है। ऐतिहासिक उपागम का जनक सेबाइन को माना जाता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऐतिहासिक उपागम का जनक किसे कहा गया है? सेबाइन को कहा गया है। सेबाइन ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें ऐतिहासिक उपागम के कुछ विशेषताएं बताई, जिसमें कहा कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकट के आधार पर नए विचार जन्म लेते हैं और ये नए विचार
राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। सेबाई ने अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में बताया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकट के आधार पर कुछ नए विचार जन्म लेते हैं और इन्हीं विचारों के आधार पर ये विचार राजनीतिक सिद्धांत बन जाते हैं। जैसे यूनान में प्लेटो और अरस्तु के साथ अन्याय हुआ। प्लेटो और अरस्तु के साथ अन्याय हुआ तो इसी अन्याय के आधार पर प्लेटो और अरस्तु ने नए विचार दिए। इसी प्रकार होब्स और लोग, जो इंग्लैंड के निवासी थे, जब होब्स और लोग का जन्म हुआ तो इस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था। इसी गृह युद्ध की वजह से होब्स और लोग ने नए विचार दिए और यही विचार राजनीतिक सिद्धांत बन गए। इसी प्रकार महात्मा गांधी जो भारत में अंग्रेजों की आक्रामक नीति या अंग्रेजों के अत्याचार से महात्मा गांधी के नए विचार जन्म लेते हैं या जन्म लिए। इसी आधार पर महात्मा गांधी के विचार राजनीतिक सिद्धांत बन गए। इसी प्रकार ऐतिहासिक उपागम में हम कला और संस्कृति इसका भी अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक उपागम में हम कला और संस्कृति का भी अध्ययन करते हैं। ये तो हो गई ऐतिहासिक उपागम की कुछ विशेषताएं। अब इसमें कुछ कमियां भी रही है। जैसे इतिहास में, क्योंकि हम ऐतिहासिक उपागम में इतिहास या अतीत की घटनाओं के आधार पर अध्ययन करते हैं। इतिहास में बहुत सारे तथ्य भरे पड़े हैं, तो इन तथ्यों के आधार पर हम कुछ चयन करना चाहते हैं या कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं तो वो हमेशा सही नहीं हो सकते। क्योंकि इतिहास की कुछ घटनाएं जैसे हड़प्पा सभ्यता या कुछ ले लो, तो वो हम सही नहीं कह सकते कि उनका कालक्रम क्या है। सिर्फ इतिहास या इस घटना के आधार पर कह सकते हैं कि कालक्रम एक अनुमान के हिसाब से। तो ऐतिहासिक उपागम की कुछ कमियां भी रही है। इसमें जो शोधकर्ता या खोज करने वाला वो हमेशा अपने क्षेत्र को ही श्रेष्ठ बताता है। इस ऐतिहासिक उपागम में हमेशा शोधकर्ता या खोजकर्ता अपने क्षेत्र को ही श्रेष्ठ बताता है। कुछ कमियों के साथ उस ऐतिहासिक उपागम की महत्व या उपयोग भी हमारे सामने सिद्ध हुआ है। ऐतिहासिक उपागम का महत्व या उपयोगिता, इसमें हम इतिहास के अनुभव के बारे में जानकारी मिलती है। इससे हमको इतिहास के अनुभव के बारे में जानकारी मिलती है, अर्थात जो इतिहास में जो गलतियां हुई है, जो अच्छाइयाँ हुई है, जो कुछ भी हमको इतिहास से जानकारी मिलती है वो इन अनुभवों के आधार पर ही प्राप्त कर सकती है। अर्थात इतिहास में जो गलतियां हुई है उस आधार पर हम कह सकते हैं कि वो गलतियां हमको नहीं करनी है, इसी अनुभवों के आधार पर। और इसमें इसी उपागम से राजनीतिक संस्कृति का विकास हुआ है, या इसी उपागम की वजह से राजनीतिक संस्कृति अवधारणा हमारे सामने आई है।
एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐतिहासिक उपागम विधि से कौन सी अवधारणाएं हमारे सामने आई है, तो राजनीतिक संस्कृति। इसके बाद में हमारा अगला उपागम है कानूनी उपागम। हमारा अगला उपागम है कानूनी उपागम। इसमें हम संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें हम संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, अर्थात ऐसी संस्थाओं का अध्ययन करते हैं जो संविधान के आधार पर आधारित हो, जिनकी व्याख्या संविधान के आधार पर की जा सकती है। कानूनी उपागम में हम संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं जो संविधान के आधार पर व्याख्या की जा सकती है। इसमें हम दो देशों के संविधान की तुलना भी कर सकते हैं। इसमें हम दो देशों के संविधान की तुलना भी कर सकते हैं, जैसे भारत और अमेरिका के संविधान की तुलना। भारत और अमेरिका के संविधान की तुलना, हम इसमें भारत और अमेरिका के संविधान की तुलना भी कर सकते हैं। तुलना में हम ये कर सकते हैं कि विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का था, तो भारत ने भी लिखित संविधान बनाया। इस प्रकार हम तुलना कर सकते हैं। अमेरिका के संविधान में कुल 7 अनुच्छेद है, जबकि भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। इस आधार पर हम भारत और अमेरिका के संविधान की तुलना कर सकते हैं। ये कानूनी उपागम में है जो संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, जिसके आधार पर संविधान की व्याख्या की जा सकती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कानूनी उपागम के समर्थक या मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं। कानूनी उपागम को मानने वाले विद्वान अंबेडकर, कानूनी उपागम को मानने वाले विद्वान अंबेडकर, डायसी, बारकर, ये कुछ विद्वान हैं जो पायली, ये कुछ विद्वान हैं जो कानूनी उपागम को मानते हैं। अर्थात कानूनी उपागम को मानने वाले विद्वान अंबेडकर, डायसी, बारकर और पायली है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कानूनी उपागम को मानने वाले विद्वान कानून के ज्ञाता थे, और इसमें हम कुछ कमियां रह गई थी कानूनी उपागम में। इसमें केवल संविधान में जो लिखा गया है उसका ही अध्ययन करते हैं। इसमें जो संविधान में जो लिखा गया है उसका ही अध्ययन करते हैं। जो संविधान में लिखा गया है उसे संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं, जबकि जो संविधान में नहीं लिखा गया है उसे असंवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। जो संविधान में नहीं लिखा गया है उसे असंवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। अर्थात इसमें असंवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन नहीं करते। दो उपागम हो गए थे, एक है ऐतिहासिक उपागम और दूसरा कानूनी उपागम। अगला उपागम है संस्थागत उपागम। अगला उपागम है संस्थागत उपागम। इस संस्थागत उपागम में हम संविधान में जो लिखा गया है उसके अलावा
ऐसी संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं जो संविधान में नहीं लिखा गया है। संवैधानिक संस्थाओं के अलावा संविधानेतर संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। संविधानेतर संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं। जो संविधान में लिखा गया है संवैधानिक संस्थाएं, और जो संविधान में नहीं लिखा गया है वो संविधानेतर संस्थाएं कहते हैं। जैसे पीएमओ, सीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, इन संस्थाओं का हम अध्ययन संवैधानेतर संस्थाओं में करते हैं। और पीएमओ, सीएमओ, राजनीतिक दल, इन संस्थाओं का अध्ययन हम संवैधानेतर संस्थाओं में करते हैं। कानूनी उपागम में सिर्फ संवैधानिक संस्थाओं का अध्ययन करते हैं, अर्थात जो संविधान में लिखा गया है उसका अध्ययन करते हैं, जबकि संस्थागत उपागम में हम संविधान के अलावा अन्य वर्णन है उसका भी अध्ययन करते हैं। इसको मानने वाले समर्थक डुर्वजर व डाल्टन प्रमुख विद्वान हैं। संस्थागत उपागम को मानने वाले विद्वान डुर्वजर व डाल्टन प्रमुख विद्वान हैं, और इस संस्थागत उपागम में हम राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन नहीं करते। इस उपागम में हम राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन नहीं करते हैं। इस उपागम में हम राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन नहीं करते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कि नव संस्थागत उपागम किसे कहते हैं। नव संस्थागत उपागम किसे कहते हैं? नव संस्थागत उपागम उसे कहते हैं जिसमें राजनीतिक संस्थाओं के अलावा राजनीतिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं के अलावा राजनीतिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है, उसे नव संस्थागत उपागम कहते हैं। राजनीतिक संस्थाओं के अलावा इस उपागम में राजनीतिक संस्थाओं के अलावा राजनीतिक प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं, उसे नव संस्थागत उपागम कहते हैं। उसे नव संस्थागत उपागम कहते हैं। इसको मानने वाले विद्वान पॉल टेलर और पेट्रो हॉल है। इसको मानने वाले विद्वान पॉल टेलर और पेट्रो हॉल है। इसको मानने वाले विद्वान पॉल टेलर व पेट्रो हॉल को कहा जाता है। ये तो हो गए कुछ उपागम। इसके बाद में एक और उपागम आता है, उसको आदर्शवादी उपागम कहते हैं। उसको आदर्शवादी उपागम कहते हैं। इस उपागम में हम दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं, अर्थात ये सबसे प्राचीन उपागम है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन उपागम कौन सा है, वो आदर्शवादी उपागम है। सबसे प्राचीन उपागम आदर्शवादी उपागम है। इसको हम मानपरक उपागम भी कह सकते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे प्राचीन उपागम कौन सा है, आदर्शवादी उपागम को मानपरक उपागम भी कहा जाता है। इसमें अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों ने अपने राज्य का निर्माण किस आधार पर किया है, इसका अध्ययन करते हैं। इसमें
अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों ने किस आधार पर राज्य का निर्माण या कल्पना की है, इसका अध्ययन करते हैं। प्लेटो ने अपनी राज्य या समाज की स्थापना दार्शनिक राज्य के रूप में की है। प्लेटो ने कहा है कि राज्य या समाज दार्शनिक राज्य होना चाहिए। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग समाज या राज्य की कल्पना आदर्शवादी उपागम के आधार पर ही की है। प्लेटो ने कहा है कि समाज हमेशा दार्शनिक राज्य या समाज होना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा है कि राज्य या समाज राम राज्य होना चाहिए। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आदर्शवादी उपागम में महात्मा गांधी जी के द्वारा राज्य को कैसा माना, तो महात्मा गांधी जी ने राज्य को राम राज्य माना। इसी प्रकार कार्ल मार्क्स ने राज्य को क्या माना? कार्ल मार्क्स ने राज्य को साम्यवाद माना। कार्ल मार्क्स ने राज्य को साम्यवाद माना। इसी प्रकार आर्थर मूरे ने राज्य को विश्व सरकार कहा। आर्थर मूरे ने राज्य को विश्व सरकार कहा। इसमें आदर्शवादी उपागम में हम राज्य की कल्पना किस आधार में करते हैं? प्लेटो ने राज्य को या समाज को दार्शनिक राज्य या समाज का, इसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने अपने राज्य या समाज को राम राज्य का और कार्ल मार्क्स ने राज्य को साम्यवाद कहा। इसी प्रकार आर्थर मूरे ने राज्य को विश्व सरकार पर बल दिया। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें आदर्शवादी उपागम में हम कल्पना के हिसाब से समाज या राज्य को मानते हैं। इस उपागम में दो मूल्यों को एक साथ देखा जाता है। इस उपागम में दो मूल्य को एक साथ देखा जाता है। जैसे लोस्की ने स्वतंत्रता व समानता इनको एक साथ माना। अर्थात लोस्की ने कहा कि हमको स्वतंत्रता व समानता पर के समन्वय पर बल देना चाहिए। इसकी मुख्य कमियां या इसकी मुख्य आलोचना यह है कि इस उपागम को सिर्फ राजनीतिक दर्शन के हिसाब से देखा गया है, अर्थात कल्पना के आधार पर देखा गया है। और इसी की वजह से आदर्शवादी उपागम की वजह से ही आज हम नैतिकता या मूल्य को बढ़ावा मिलता है। आदर्शवादी उपागम की वजह से राजनीतिक शास्त्र में नैतिकता या मूल्य को बढ़ावा मिलता है। अपना लास्ट उपागम है संदर्भ उपागम। कुल 4 उपागम हो गए थे। लास्ट उपागम है संदर्भ उपागम। इस उपागम में हम प्राथमिक आंकड़ों के साथ द्वितीयक आंकड़ों का भी अध्ययन करते हैं। इस उपागम में हम प्राथमिक आंकड़ों के साथ द्वितीयक आंकड़ों का भी अध्ययन करते हैं। इस उपागम में हम प्राथमिक आंकड़ों के साथ द्वितीयक आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। अर्थात द्वितीयक आंकड़े या प्राथमिक आंकड़े कौन से होते हैं? द्वितीयक आंकड़े वो होते हैं जो हमें पूर्व अनुभव के आधार पर प्राप्त होते हैं। प्राथमिक आंकड़े प्रत्यक्ष या सामान्य आंकड़े, उनको प्राथमिक आंकड़े कहा जाता है। इसीलिए इस उपागम को हम
परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के मध्य की कड़ी कहा जाता है। इसीलिए इस उपागम को परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसके समर्थक मार्क्स व बटलर है। इस उपागम को मानने वाले विद्वान मार्क्स व बटलर है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राथमिक दृष्टिकोण व आधुनिक दृष्टिकोण के बीच की कड़ी कौन से उपागम को कहा गया है? संदर्भात्मक उपागम। ऐतिहासिक उपागम में हम राजनीतिक संस्थाओं या घटनाओं का अध्ययन इतिहास के आधार पर करते हैं। ऐतिहासिक उपागम में हम राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन इतिहास के आधार पर करते हैं। और कानूनी उपागम में हम संविधान में जो लिखा गया है उसका अध्ययन कानूनी उपागम के आधार पर करते हैं। संस्थागत उपागम का अध्ययन जो संविधान में लिखा गया है और जो संविधान में नहीं लिखा गया है, दोनों घटनाओं का अध्ययन संस्थागत उपागम में करते हैं। आदर्शवादी उपागम में हम मानपरक या दर्शन शास्त्र के आधार पर करते हैं। इसी प्रकार संदर्भात्मक उपागम में हम उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं जो प्राथमिक आंकड़े व द्वितीयक आंकड़े दोनों का अध्ययन हम इस उपागम में करते हैं। इसी उपागम को प्राथमिक दृष्टिकोण व आधुनिक दृष्टिकोण के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसी उपागम को ये तो थे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट उपागम। एग्जाम में पूछा जा सकता है उपागम को मेथड या विधि भी कहा जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि किसने कौन सा उपागम दिया, कौन से विद्वान ने कौन सा उपागम अपनाया। अब है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन क्षेत्र। परंपरागत दृष्टिकोण के अध्ययन क्षेत्र। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में हम किन किन का अध्ययन करते हैं? परंपरागत में हम किन किन का अध्ययन करते हैं? परंपरागत में हम राज्य का अध्ययन करते हैं। परंपरागत में हम राज्य का अध्ययन करते हैं, संविधान का अध्ययन करते हैं। सिंपल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या परंपरागत दृष्टिकोण में हम किन किन क्षेत्रों का या अध्ययन करते हैं? तो इसमें राज्य का अध्ययन करते हैं, सरकार का अध्ययन करते हैं, संविधान का अध्ययन करते हैं और सरकार के अंग और इनके तत्व का अध्ययन करते हैं। सरकार के अंग और इनके तत्व का अध्ययन करते हैं। इसमें राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक संस्थाएं जैसे राजनीतिक दल, ये राजनीतिक संस्थाएं मानी जाती है और इस दृष्टिकोण में हम राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं। इस दृष्टिकोण में हम राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं।
इस दृष्टिकोण में हम राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी करते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूएनओ आदि, यूएनओ, ईयू, आसियान, सार्क, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं मानी जाती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र क्या होता है। राजनीतिक सिद्धांत में परंपरागत दृष्टिकोण का अध्ययन क्षेत्र या विषय क्षेत्र क्या होता है। इसमें हम राज्य का अध्ययन करते हैं, अर्थात राज्य कैसा होना चाहिए उसका अध्ययन इस परंपरागत दृष्टिकोण में करते हैं। इसमें संविधान कैसा होना चाहिए, संविधान लिखित होना चाहिए, अलिखित होना चाहिए, किसका अध्ययन करते हैं, वो परंपरागत दृष्टिकोण में संविधान का भी अध्ययन करते हैं। इसमें सरकार के अंग व तत्वों का भी अध्ययन करते हैं, अर्थात सरकार कैसी होनी चाहिए, सरकार के कार्य कैसे होने चाहिए, वो सभी इस परंपरागत दृष्टिकोण में इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं, जैसे राजनीतिक दल आदि। इसी में राजनीतिक संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। इसी प्रकार इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ इत्यादि का अध्ययन किया जाता है।